नमस्कार साथियों। स्वागत करते हैं आज हमारी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर की साइंस सब्जेक्ट की पहली क्लास में, जहां आज से हम स्टार्ट करेंगे परमाणु एवं अणु। तो स्वागत करता हूं मैं प्रतीक जैन आपका हमारे यूट्यूब के इस परिवार रजत खंडेलवाल चैनल पे, जहां पे हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं स्कूल व्याख्याता की साइंस। और साइंस की जो आज शुरुआत होने वाली है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको टेलीग्राम पे एक पीडीएफ शेयर कर दी गई है। उस पीडीएफ को आपको पहले से प्रिंट निकलवाना है और प्रिंट निकलवा करके उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बिल्कुल सेम टू सेम पढ़ते हुए चलेंगे। जो भी एक्स्ट्रा चीज़ आपको ऐड करवाई जाएगी उसको आपको ऐड करनी है। कोई ट्रिक्स बताई जाएगी तो वो ट्रिक लिखनी है, और कोई क्वेश्चन सोल्व करवाए जाएंगे तो वो क्वेश्चन आपको उसके साथ में उसी जो खाली स्पेस दिया हुआ है उस खाली स्पेस में आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। आपको अलग से नोट्स बना करके टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अब आपके पास में एग्जाम तक बिल्कुल टाइम कम बचा है। तो उस कम टाइम का सदुपयोग करते हुए आपको बहुत ज़्यादा टाइम आपको साइंस को नहीं देना है, या किसी भी सब्जेक्ट को आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी सेकंड पेपर के अलावा आपके पास में 14 सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, साइंस, साइकोलॉजी और हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर, साइकोलॉजी। और जैसे सेकंड पेपर में आते हैं आईसीटी और मैं वो टीचिंग मेथड। इसके अलावा आपके पास में करंट और वो स्कूल मैनेजमेंट। इस तरीके से आपके पास में 14 सब्जेक्ट होते हैं जो कि सेकंड पेपर के अलावा आपको पढ़ने होते हैं। तो 14 सब्जेक्टों को अगर आप थोड़ा थोड़ा टाइम देंगे तो आपका एग्जाम कब आ जाएगा आपको पता नहीं लगेगा। आपके पास में सिर्फ 5 महीने बचे, तो टाइम बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपको सीधे सीधे शॉर्ट एंड स्वीट साइंस पढ़नी है। जिस तरीके से यहाँ पढ़ाई जा रही है बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप यहाँ पढ़िए। आपको इसके अलावा कहीं कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको सारे क्वेश्चंस यहीं पे करवाए जाएंगे। इन्हीं क्वेश्चंस को आप एक बार दो बार आप पढ़ लोगे तो आपको यहीं की यहीं क्लास में ही याद हो जाएंगे। तो ठीक है, चलते हैं आज। और जैसा आप अपनी पीडीएफ खोल लीजिए, पीडीएफ में आप देखेंगे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं परमाणु और अणु। परमाणु अणु में सबसे पहले आपको पता है कि हम रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो हमें इतना तो पता होना ही चाहिए कि रसायन विज्ञान के जनक कौन होते हैं। तो रसायन विज्ञान के जनक है हमारे पास में एंटोनी लेवोशियर। एंटोनी लेवोशियर। तो कई जगह ये नाम जैसे कि लेटिन नाम था, फिर इंग्लिश में बना, इंग्लिश से फिर हिंदी में आया, तो इस तरीके से लेवोशियर की जगह लेवोइजियर भी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो आप कुछ भी इनमें से एक, ये आपको ये नहीं सोचना पेपर में अगर ये आ जाए तो कि मिसप्रिंट हो गया। इसी तरीके से लेवोशियर लेवोजियर दोनों एक ही बात है। आगे हम देखेंगे परमाणु के खोजकर्ता कौन है। परमाणु की खोज की थी जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन ने जो परमाणु की खोज की उसी के आधार पे उन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसको परमाणु सिद्धांत कहा गया। इसलिए ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि परमाणु सिद्धांत किसने दिया। तो परमाणु सिद्धांत दिया है हमारे जॉन डाल्टन ने। ये दिया था 1808 में। ईयर याद करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ इतना से याद करना है कि परमाणु के खोजकर्ता कौन है, जॉन डाल्टन। और परमाणु सिद्धांत किसने दिया, जॉन डाल्टन ने। इसके अलावा हमें अब देखना है, हमारे चैप्टर की शुरुआत हो चुकी है, हमें देखना है कि परमाणु होता क्या है। परमाणु होता यह है कि परमाणु की नॉर्मल डेफिनेशन की किसी पदार्थ या तत्व का छोटे से छोटा कण जिसे और अधिक छोटा नहीं किया जा सके। यानी कि कोई भी पदार्थ जो बना हुआ है उसको इतना छोटा तोड़ते जाएं तोड़ते जाएं तोड़ते जाएं, आखिर में ऐसा कण आ जाए कि उससे ज़्यादा उसको और तोड़ना संभव नहीं हो। ये होता है हमारे पास में परमाणु। हर एक पदार्थ परमाणु का बना हुआ होता है, जैसा कि आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ते हुए आए होंगे कि हर पदार्थ परमाणु का बना हुआ होता है। और ये परमाणु की डेफिनेशन है। डेफिनेशन आपको याद नहीं करनी, सिर्फ समझाने के लिए। डेफिनेशन सिर्फ आपको समझाने के लिए। क्वेश्चन कैसे आएंगे मैं ये भी बताऊंगा आपको, सारे क्वेश्चन। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस चैप्टर में से आपके पास 90% संभावना होती है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा। न्यूमेरिकल मतलब मैथमेटिकल क्वेश्चन। ये आपको सिर्फ समझते हुए चलना है। यहीं की यही याद करना है कि रसायन विज्ञान के जनक लेवोशियर, परमाणु की खोजकर्ता डाल्टन, और परमाणु सिद्धांत भी किसने दिया, डाल्टन ने। परिभाषा आपको पता है। इससे पहले ये तो दी थी 1808 में इन्होंने खोज की थी, लेकिन उससे पहले हमारे यहाँ एक भारत के ऋषि हुए थे महर्षि कणाद। उन्होंने भी परमाणु की बहुत पहले खोज कर ली थी। तो उस टाइम तक नाम नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने इस तरीके से एक परिभाषा बताई थी कि यदि हम किसी पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे, और अंत में एक सीमा ऐसी आएगी जब प्राप्त कणों को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसे कि हम तोड़ते जाएं, जैसा कि मैंने अभी बताया था, तोड़ते 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 अंत में इतनी छोटा कण बचेगा जिसको और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो इस प्रकार से जो वो कण बचा वही सूक्ष्मतम सूक्ष्मतम और अविभाज्य कण, उसको बाद में परमाणु कहा गया। ये हमारे पास में महर्षि कणाद ने लगभग 500 ईसा पूर्व, यानी कि आज से लगभग 2525 साल पहले इसकी खोज कर ली थी महर्षि कणाद ने, 500 ईसा पूर्व में। तो ये भी आपके पास में डेफिनेशन है, याद नहीं करनी, सिर्फ समझाने के लिए थी ये कि महर्षि कणाद ने भी एक परिभाषा दी थी। और आगे हम चलेंगे जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। परमाणु सिद्धांत की खोज की थी जॉन डाल्टन ने, तो वो हम समझ लेते हैं कि क्या होता है परमाणु सिद्धांत, जिससे हमें परमाणु के बारे में थोड़ी सी नॉलेज मिलेगी कि सभी द्रव्य
परमाणुओं से निर्मित होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो उसमें जो द्रव्य निर्मित हो रहे हैं वो परमाणुओं से निर्मित होते हैं। उसके बाद में परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो कि रासायनिक प्रक्रिया में न तो सृजित होते हैं, न ही उनका विनाश होता है। कोई सी भी अभिक्रिया में परमाणु न तो उत्पन्न किए जा सकते और न ही नष्ट किए जा सकते, सिर्फ उनका रूप बदला जाता है। जैसे दो परमाणु है, उनकी अभिक्रिया करवाई और कोई तीसरी नई चीज बन गई, तो इस तरीके से सिर्फ उनका रूप परिवर्तित होता है। तो न तो उनको सृजित किया जा सकता, कोई परमाणु हम खुद नहीं बना सकते कि हमने बना दिया है, बिल्कुल कहीं कुछ भी नहीं था और हमने एकदम से हाइड्रोजन बना दिया, ऐसा कुछ ही नहीं है। कि प्रकृति में सारी चीज विद्यमान है, उनसे हम बस एक चीज से दूसरी चीज बना रहे हैं, एक रूप से दूसरे रूप में, और उनका द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहता है। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी होता है। कैसे? कि दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। जैसे कोई प्लास्टिक या कोई कुछ भी चीज बनी, जैसे कि पानी, पानी की जब बूंद को देखा जाए, चाहे एक बूंद देखो, चाहे एक गिलास देखो, चाहे एक लोटे भर के कितना भी पानी देख लो, उस पानी में जो उसकी रासायनिक संरचना जो है, रासायनिक गुणधर्म, वो हमेशा जैसे H2O पानी होता है तो यहाँ भी H2O पानी रहेगा। आप अमेरिका जा करके देखोगे तो वहाँ भी H2O का मतलब पानी ही रहेगा, H2O से ही पानी बनेगा। इस तरीके से किसी भी तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान, द्रव्यमान भी उसका निश्चित रहता है। द्रव्यमान हम देखेंगे कि द्रव्यमान होता क्या है। द्रव्यमान निश्चित रहता है और उनके रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। उस पूरे पानी की हर एक बूंद का यही समीकरण रहेगा, H2O ही रहेगा, चाहे एक बूंद का देखो, चाहे दूसरी का देखो, तीसरी का देखो, लगातार यही चलता रहेगा। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए डेफिनेशन से, क्वेश्चन कैसे आएंगे मैं आगे बताऊंगा, कि ये समझते हुए चलना है, इसको याद भी आराम से हो रहे होंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आपको समझना ही है। आगे चलेंगे कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे हम देखेंगे कोई चीज, जैसे पानी का देखेंगे तो अलग होगा, और कोई लोहे की कोई चीज है उसका देखेंगे तो अलग होगा, प्लास्टिक की कोई चीज है तो उसका अलग होगा, कोई अन्य धातु है तो उसका अलग होगा। सबके द्रव्यमान अलग अलग हो सकते हैं और रासायनिक गुणधर्म अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही चीज के अलग अलग परमाणुओं का देखेंगे। जैसे एक पूरी बोतल भर के पानी, उसमें हर एक बूंद का देखेंगे तो हर एक बूंद का H2O ही आएगा। लेकिन हम कंपेयर करेंगे दूसरी चीज के साथ में तो उसका द्रव्यमान H2O का अलग होगा। लोहा या फिर मान लो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, उसका कोई बूंद देखेंगे तो उसका उसका सूत्र फिर ऐसा होगा। कुछ भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो उसका सूत्र इस तरीके से होगा। अलग अलग चीज़ों के सूत्र अलग होंगे। ये बस केवल हमें समझना है, आगे हम पूरा देखते हुए चलेंगे इनको, कि अलग अलग भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। आगे हम देखेंगे भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। एक निश्चित अनुपात में उनका संयोग होता है और उसके बाद में वो यौगिक का निर्माण करते हैं। ये इसने सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत के कुछ नियम थे। इस नियम के आधार पर जो परमाणु सिद्धांत दिया किसने? जॉन डाल्टन ने। आगे हम देखेंगे परमाणु। अब आपने परमाणु की डेफिनेशन देख ली, डेफिनेशन देख ली तो आपको ये पता होना चाहिए कि परमाणु कौन कौन से होते हैं। आपने बचपन से पढ़ते हुए आए होंगे एक आवर्त सारणी, आपको यहाँ पे बिल्कुल भी डरना नहीं है। आवर्त सारणी आपको कोई पूरी याद करने की जरूरत नहीं है, जितनी आपके काम आएगी उतनी आवर्त सारणी आपको बता दी जाएगी और बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से। आवर्त सारणी पूरी याद करने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको केवल काम काम के जो आपके तत्व हैं, जो आपके काम आ रहे हैं, ज़्यादातर आप ये मान लो 1 से 20 तक जो आपके काम आ रहे हैं, उनका आपको नाम पता होना चाहिए और नंबर पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको निकाला जाएगा, उनका द्रव्यमान निकाला जाएगा या मोल निकलवाएंगे, तो उनका द्रव्यमान आपको पता होना चाहिए। उसके लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए तत्व किसका परमाणु क्रमांक क्या है। हर परमाणु को एक निश्चित नंबर पे रखा गया है। जैसे किसी को पहले नंबर पे, हाइड्रोजन को पहले नंबर पे ही रखा गया है, हीलियम को दूसरे नंबर पे रखा गया है, लिथियम को तीसरे नंबर पे। इस तरीके से हर परमाणु को एक निश्चित नंबर पे रखा गया है। तो उस नंबर के आधार पे जो जमाया, सबसे पहले तो बहुत लोगों ने जमा दिया, लेकिन जो हम आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी, वो आधुनिक आवर्त सारणी दी है में मोजले। मोजले एक वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी दी और इन्होंने जो इसको जमाया वो उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर जमाया था। तो हमें सिर्फ उनके परमाणु क्रमांक पता करने। ये तत्व होते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। इस तरीके से जो तत्व होते हैं इनको आपको इसी क्रम में नंबर के साथ में याद रखना है कि किसका नंबर क्या है, और उसके साथ में उनका चिन्ह भी याद करना है। कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हम H ही बोलते हैं। हीलियम है, हीलियम को HE। ज़्यादातर के नाम उनके पहले शब्द से होंगे, जिनके पहले शब्द से नहीं होते वो नाम उनके लेटिन नाम यानी कि दूसरे नाम से लिए जाते हैं, क्योंकि एक ही नाम के अगर 2 अक्षर हो रहे होते तो उनके किसी और नाम से, किसी और तरीके से ले लिए जाते हैं। अब हाइड्रोजन, H से अगर हाइड्रोजन आ गया तो दूसरा फिर H नहीं ले सकते, वरना तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा कि H का मतलब क्या है। तो H का मतलब हाइड्रोजन है, तो फिर दूसरा H के बाद में HE ले लिया, तो हीलियम, फिर लिथियम Li, फिर बेरिलियम Be, बोरोन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F और आगे है नियोन।
यही लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो इनको याद करने के लिए अगर आपको इसको सीधे सीधे याद कर सकते हो तो बहुत बढ़िया। आपको सीधे सीधे 1 से 10 तक के हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, 1 से 10 तक अगर आप सीधे सीधे याद कर सकते हो नाम से तो बहुत बढ़िया है। अगर नहीं कर सकते तो इसके लिए एक ट्रिक है, मैं आपको बताता हूँ। ट्रिक कैसे, आप इसको ट्रिक से लिख सकते हैं कि हाई हील्स, हील्स जानते हैं, हील्स जो ऊंची एड़ी वाली चप्पल होती है महिलाओं की, हाई हील्स लिए बिना भी, हाई हील्स लिए बिना भी कल नानी और नानी और मामी, एफ मतलब फुल और आगे नियोन यानी नाची। आपको सिर्फ एक लाइन याद रखनी है कि हाई हील्स लिए बिना भी कल नानी और मामी फुल नाची। इससे आपको सीधे सीधे इनका क्रम याद हो जाएगा कि हाई मतलब एच, हाई हील्स लिए एल आई बिना भी कल नानी और मामी फुल नाची। ये इस तरीके से आपको 1 से 10 तक के अगर सीधे सीधे याद हो जाते हैं तो बहुत बढ़िया। अगर सीधे से याद नहीं होते तो आप इस ट्रिक के माध्यम से आप 2 बार 3 बार इसको देखोगे कि हाई हील्स लिए बिना भी कल नानी और मामी फुल नाची। इसके आप क्रम से सीधे सीधे इसको याद कर सकते हैं कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। अब आपको ये नाम तो वैसे भी पता लग जाएंगे कि ऑक्सीजन है ओ से शुरू हो रहा है तो ओ से शुरू हो रहा है तो ऑक्सीजन मतलब ओ। नाइट्रोजन है एन से शुरू हो रहा है तो नाइट्रोजन का प्रतीक होगा एन। इनके आपको प्रतीक याद रखने, क्योंकि जरूरी नहीं है वहाँ पे बिल्कुल नाम तो बिल्कुल नहीं आएगा, ज़्यादा संभावना इसकी है कि आपके पास है प्रतीक आए। जैसे कि आपके पास H2O, अब H2O का मतलब पानी है, इसका मतलब आपको कैसे पता लगा, हमें ये पता है कि H का मान यहाँ दो तो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, या फिर H2SO4 या फिर HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये हाइड्रो और क्लोरिक, इसमें एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन है। अगर आप इस चीज़ को छांट पा रहे हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या है, तो उनका आप द्रव्यमान भी छाट सकते हैं और आप इनके क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हैं। बस आपको इतना सा याद करना है, हाइड्रोजन H, हीलियम He, लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरोन B, और इनके ये प्रतीक, जिस तरीके से ये प्रतीक है उसी तरीके से इनकी ट्रिक है कि हाई हील्स लिए बिना भी कल नानी और मामी फुल नाची। ये ट्रिक एक लाइन की ट्रिक है, अगर ये सिर्फ याद करने के लिए ट्रिक है, आपको ज़्यादा इसमें गौर नहीं करना है। ये याद करने के लिए ट्रिक बनाई गई है, इसको आप पढ़ लिए तो आप ये पूरे 1 से लेकर 10 तक याद कर लेंगे। इसी तरीके से हम आगे चलेंगे 11 से लेकर 20 तक। 11 से 20 तक ये नाची। ये आपके पास में जो खाली स्पेस दिया हुआ है कॉपी के, जो नोट्स आपने निकलवाए नोट्स के साइड में आपके पास खाली स्पेस दिया हुआ होगा, उस स्पेस में आप ये चीज़ लिख सकते हैं। उस इसके साथ में अब ये है कि 11 से लेकर के 20 तक, 11 से 20 तक कैसे कि सोडियम, सोडियम का मतलब Na, ये आपको याद करना है कि सोडियम को Na बोलते हैं। Na इसलिए बोलते हैं क्योंकि सोडियम का एक दूसरा नाम होता है, लेटिन नाम, वो होता है नेट्रियम। नेट्रियम ये कुछ ही चीज़ों पे आपको देखने को मिलेगा, ज़्यादा नहीं होता ये, नेट्रियम, फेरम। तो ये नेट्रियम सोडियम का नाम होता है, इसलिए सोडियम की जगह इसको नेट्रियम से लिया Na से, क्योंकि सोडियम से अगर एस से कुछ और लेते तो एस से, ये जैसे एस से यहाँ सल्फर आ गया, एस ओ से कोई और तत्व आ गया, तो इस तरीके से तत्व इसमें लिए जा चुके थे, तो इनकी खोज बाद में हुई है, कुछ भी हुई उसके आधार पर हमने इसके लेटिन नाम से लिया। आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि सोडियम को बोलते हैं Na। फिर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम मतलब Mg, एल्यूमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फास्फोरस P फास्फोरस, S सल्फर, क्लोरीन Cl, ऑर्गन Ar, पोटेशियम K। मैंने बोला था कि पोटेशियम को भी आप यहाँ पे लेटिन नाम से लेते हैं तो पोटेशियम को भी बोलेंगे, पोटेशियम को K से लिखा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आप भी सोचेंगे पोटेशियम को P से क्यों नहीं लिखा जा रहा, क्योंकि P से फास्फोरस आ चुका। तो आपको बस केवल इतना सा ध्यान रखना है कि सोडियम को Na से और पोटेशियम को K से और कैल्शियम को Ca से, इस चीज़ से लिखा जा रहा है। लिखा जाना अगर आपको याद हो गया तो इनका क्रम याद करने की मैं एक और ट्रिक बताता हूँ। जैसे आपको पता है आजकल पोष का महीना चल रहा है, पोष के महीने में मान लीजिए आप कहीं न्योते में जाते हैं या कहीं खाना खाने जाते हैं, तो वहाँ पे आप ये देखेंगे कि आप इंतजार कर रहे हैं कि किसका, कि आप मांग रहे हैं कि यार आलू की सब्जी नहीं आई, आलू 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 की सब्जी आप इंतजार कर रहे हैं। तो वो जो रखने वाला है वो आपको क्या बोल के जाएगा, वो बोल के जाएगा आपको कि ना ना मांगो आलू।
ना मांगो आलू, वो सीधे बोलेगा कि भाई आलू मत मांगो, ना मांगो आलू, सीधा पूड़ी से चालू। वो सीधे आपको बोलेगा कि ना मांगो आलू, सीधा पूड़ी से चालू। ये आपको सीधे लाइन से याद हो जाएंगे। और अभी तक केवल पूड़ी से थोड़ी काम चलेगा, आलू और पूड़ी साथ में मिठाई भी तो होगी, तो क्या आएगा और, ए आर, और के मतलब आपको याद आ रहा हो कौन सी मिठाई है, काजू कतली। ठीक है, ना मांगो आलू, सीधा पूड़ी से चालू, और काजू कतली। इस तरीके से अगर आप इनका नंबर लाइन से याद कर सकते हैं कि ना मतलब एन ए, मांगो एम जी, आलू मतलब ए एल, सीधा एस आई, पूड़ी पी एस, से चालू सी एल, और ए आर काजू कतली। ये लाइन आपको याद है। आप वहाँ पे भी आपके पास में जब ये कोई नाम की जरूरत पड़े, आपको नंबर याद करना पड़े कि किसका नंबर क्या था। वैसे आप अगर इनके क्वेश्चंस करोगे, इस ट्रिक को अगर आप याद करके क्वेश्चन करोगे, आपको यहीं क्लास में आपको करते करते ये ट्रिक बहुत आसानी से इनके नंबर याद करवा देगी। इनके नंबर आप सीधे सीधे, नंबर कंफ्यूज इतना ही होता है कि उसका नंबर 16 था कि 14 था कि 15 था, इतना सा याद होता है। अगर आपने ये याद कर लिया, ये इनके प्रतीक कौन से हैं, तो आपको इस ट्रिक से ये सीधे सीधे पता लग जाएगा कि ना मांगो आलू, सीधा पूड़ी से चालू। इसी तरीके से ये वाली आपने देख ही ली, 1 से लेके 10 तक। क्या है कि हाई हील्स लिए बिना भी कल नानी और मामी फुल नाची, और ना मांगो आलू, सीधा पूड़ी से चालू। 1 से लेकर के 20 तक अगर आप इनके नंबर याद कर लेते हैं, सिर्फ इनके नंबर नंबर याद कर लेते हैं, तो आपको इनका द्रव्यमान याद करना बहुत आसान होगा। द्रव्यमान कैसे, मैंने बताया था कि इनका द्रव्यमान याद करना पड़ेगा। द्रव्यमान इसलिए क्योंकि द्रव्यमान पे आधारित आपके पास में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और अभी हम करेंगे किस तरीके के क्वेश्चन आपके पास प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ रहे हैं। तो सीधे आज हम सीधे अटैकिंग मोड में चलते हुए सीधे के सीधे हम आज डायरेक्ट फर्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन को लेते हुए चलेंगे। सबसे पहले देखेंगे इनके परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान। द्रव्यमान कैसे कि जिसका जो क्रमांक है उसका द्रव्यमान उसका लगभग दुगना या फिर दुगने से एक ज़्यादा होगा। ज़्यादातर का इसमें जो द्रव्यमान होता है दुगना या दुगने से एक ज़्यादा होगा। जिसका कुछ अलग होगा वो मैं आपको अलग से याद करवा दूंगा। सबसे पहले आप एक हाइड्रोजन का याद कर लो। हाइड्रोजन का क्या है, इसका परमाणु क्रमांक 1 है और इसका परमाणु भार भी 1 है। ये थोड़ा एक अलग है, इस अलग को याद कर लो कि हाइड्रोजन का क्या परमाणु क्रमांक भी 1 है और इसका परमाणु भार भी 1 है। 2 होना चाहिए था, वैसे मैंने बोला कि दुगना या दुगने से एक ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। अब दुगना किसका है, जैसे हीलियम है, परमाणु क्रमांक 2, परमाणु भार द्रव्यमान क्या 4, सीधे 2 का दुगना 4। लिथियम में ज़्यादातर जो दिक्कत आएगी वो विषम संख्याओं में आएगी। लिथियम 3 है, 6 होना चाहिए था, 6 नहीं होकर के यहाँ पे क्या है 7, 6 से एक ज़्यादा। फिर बेरिलियम में 4, 4 का 8 होना चाहिए था, यहाँ पे क्या है 9, एक ज़्यादा। फिर बोरोन है 10 होना चाहिए था, लेकिन एक क्या है यहाँ पे 11, एक ज़्यादा। ये तीनों में एक ज़्यादा है। याद हो जाए तो ठीक, न्यू है तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया आपको। सबसे पहला तो हाइड्रोजन और हीलियम, ये दो तो याद होने चाहिए कि हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 4 है। उसके बाद में आप देखो कार्बन का नंबर होता है 6। कार्बन सीधे सीधे कल नानी और मामी फुल नाची। तो कल कल मतलब कार्बन, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, और परमाणु भार जो द्रव्यमान की हम बात कर रहे हैं, परमाणु द्रव्यमान जो इनका जस्ट डबल 6 का ये होता है 12। नाइट्रोजन है, इसको याद करना है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है और परमाणु भार क्या है 12। नाइट्रोजन का क्या है परमाणु क्रमांक 7, परमाणु भार 14, जस्ट डबल। ऑक्सीजन का यहाँ पे 8 है तो इसका जस्ट डबल, परमाणु भार हो गया 16। इन तीनों में आपके पास में परमाणु भार जस्ट डबल है, 12, 14 और 16। इसी तरीके से फ्लोरीन है, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 है और परमाणु भार दुगने से एक ज़्यादा 19। ठीक है, ये हम चलेंगे। आपको सिर्फ ये तो कम से कम याद करना ही है कि हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 4 है, और ये तीनों आपको याद हो ही होंगे। कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इनका 6, 7, 8 का लगातार, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का 16। ये बहुत ज़्यादा काम आएंगे आपको, इसलिए ये वाले तो कम से कम याद करने ही है, और ये याद हो गए होंगे। मैंने कहा अगर परमाणु क्रमांक आपको याद है तो परमाणु द्रव्यमान उनका भार जस्ट डबल होता है, कि उनमें भार कितना है, ये परमाणु द्रव्यमान भी इसको बोलते हैं। आगे देखेंगे नियोन, नियोन का 10 तो यहाँ पे 20। अब आपको अगला याद करना है सोडियम का। सोडियम का कैसे याद करना है कि सोडियम का यहाँ 11 है, क्रमांक यहाँ 11 है, तो यहाँ पे होना चाहिए था कितना 22, लेकिन यहाँ पे क्या है एक ज़्यादा 23। तो सोडियम का तो याद करना ही है, एक ज़्यादा है तो भी सोडियम का तो याद करना है। एक सोडियम और एक क्लोरीन, ये 2 का तो आपको याद करना है, और बाकी मैं याद करवा दूंगा कैसे। कि सोडियम का अगर आपने याद कर लिया 23, उसके बाद में मैग्नीशियम, सिलिकॉन और सल्फर, ये जो
सम संख्या वाले, मैग्नीशियम 12, 12 का यहाँ पे 24, एल्यूमिनियम ये सिलिकॉन 14, 14 का यहाँ पे 28, और सल्फर का 16, 16 से यहाँ पे 32, जस्ट डबल। 16 वाले का 32 हो गया, 14 वाले का 28 हो गया, 12 वाले का 24 हो गया, जस्ट डबल हो जाते हैं। और जो विषम वाले हैं, एल्यूमिनियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, फास्फोरस, इन तीनों का, ये जो विषम संख्या वाले, इनका जस्ट डबल प्लस वन, दुगना से एक, दुगने से एक ज़्यादा। कैसे? 11 दूनी 22 और एक क्या हो गया 23। इसी तरह 13 दूनी 26 और एक क्या हो गया 27। और फास्फोरस का 15 दूनी 30 और एक 31। ये जस्ट क्या है, डबल से एक ज़्यादा। ये तीनों आपको याद हो जाएंगे। तो ये तो आपको याद करना है, ये सोडियम, उसके अलावा बाकी आपको सारे याद हो जाएंगे कि सोडियम, एल्यूमिनियम और फास्फोरस, इन तीनों का तो एक दुगने से एक ज़्यादा, बाकी सबका दुगना। अब क्लोरीन है, क्लोरीन का भी एक विशेष रूप से याद करना है। आप ये समझ लो अपवाद होते हैं जैसे, कि अपवाद रूप से इसको याद करना है। आपके जो काम आने वाले हैं वो इतने ही, अगर आप इतने याद कर लोगे तो आपके पास में लगभग लगभग सारे क्वेश्चन इनसे हो जाएंगे। ये क्लोरीन का विशेष है क्या, 35.5, 35.5, आपको ये याद रखना है एग्जैक्ट 35.5 ही। यही है जो आपके पास में आधा एक्स्ट्रा आ रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्लोरीन का क्या है 35.5। फिर आर्गन का क्या है 40। पोटेशियम का जो एग्जैक्ट दुगने से एक ज़्यादा जो होना चाहिए था, विषम संख्या जो हमारे चलती आ रही थी, सोडियम, एल्यूमिनियम, फास्फोरस और पोटेशियम, वही दुगने से 19 दूनी 38 और एक ज़्यादा 39। और साथ में क्या है, कैल्शियम का भी 40 है और ऑर्गन का भी 40 है। ये भी आपको याद रखना है। अब आपको दोबारा से मैं एक बार बता देता हूँ, तो क्या कि इनके आपको परमाणु क्रमांक तो याद करने ही है। परमाणु क्रमांक कैसे, हाई हील्स लिए बिना भी कल नानी और मामी फुल नाची। दूसरा फिर क्या है कि ना सोडियम Na, ना मतलब Na, ना मांगो आलू सीधा पुड़ी से चालू और काजू कतली। इस तरीके से आपको ये 20 के नंबर तो याद करने ही है। साथ में इन नंबर के अगर याद हो गए तो आपको द्रव्यमान संख्या याद करना बिल्कुल आसान है। जस्ट आपको क्या करना है, डबल। ज्यादातर का डबल होता है, जिसका डबल नहीं है आप एक बार देख के याद कर लेंगे कि हाइड्रोजन का आपके पास में 1 है, हीलियम के आपके पास में 4 है, जो आपको याद है। फिर कार्बन का आपके पास 12, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का 16, ये तीन आपने याद कर लिए। सोडियम का आपके पास 23 हो जाएगा, क्लोरीन का आपके पास में 35.5 हो जाएगा, और कैल्शियम का 20 होता है तो कैल्शियम का सीधे सीधे 40 हो जाएगा। जो आपके काम आएंगे वो आपको वैसे ही याद होते जाएंगे, बस इतना आप याद कर लो। इतना भी आप याद कर लेते हो आपके क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। अब हम देखेंगे आगे इनके क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं। अगर आपको इनके नंबर याद है तो आपके इनके क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन होंगे। केवल आपको इनके परमाणु भार, ये परमाणु द्रव्यमान संख्या जो ये है, ये द्रव्यमान संख्या, ये परमाणु भार आपको याद करनी पड़ेगी। याद करनी ही पड़ेगी, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है कि सोडियम है तो इसको 23 करना है और क्लोरीन है इसको 35.5। गणित के नंबर की तरह आपको इसको याद करना है और इसी से आपके क्वेश्चन बैठेंगे। ये रहे क्वेश्चन। कैसे, सबसे पहले तो आप द्रव्यमान निकालना। द्रव्यमान निकालना कैसे होता है, द्रव्यमान जैसे H2O है हमारे पास में, एक निकाल के मैं बताता हूँ कि H2O का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए तो हमारे पास क्या है, H के नीचे अगर पैरों में 2 लग रहा है तो इसका मतलब है यहाँ पे 2 है हाइड्रोजन। आपने बहुत बेसिक चौथी पांचवी की क्लास में भी आप साइंस इतना तो जानते होंगे कि नीचे पैरों में 2 लग रहा है, मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन के पैरों में कुछ नहीं लग रहा, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है। तो हमारे पास क्या हो गया, 2 तो हो गया हाइड्रोजन और 1 हो गया हमारे पास ऑक्सीजन। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे। दूसरी बात, फिर हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है वो आपको पता है, तो सीधे सीधे पूरे कंप्लीट H2O का आपके पास में द्रव्यमान आ जाएगा। सिर्फ आपको क्या करना है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान और ऑक्सीजन का द्रव्यमान पता होना चाहिए। तो ये आपको देखेंगे कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है आपके पास 1 और ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है आपके पास 8 दूनी 16। ये दो आपको याद है। तो यहाँ हाइड्रोजन का आपके पास 1 और ऑक्सीजन का आपके पास में 16। ठीक है, सिर्फ इसको सोल्व करेंगे तो 2 एकम 2 और ऑक्सीजन का 16, ये हो गया आपके पास 16 और 2 18। आपको पता ही है कि H2O का मतलब क्या होता है, जल, पानी, जो उसका द्रव्यमान क्या हो गया आपके पास 18। इसी तरीके से आगे हम देखेंगे कि CH4 का द्रव्यमान क्या है। CH4 का हम देखेंगे कि C और H4 दो चीजें। C का आपको पता है, C का मतलब क्या होता है, C मतलब 6 नंबर, कल, C कल, C मतलब 6 नंबर। तो 6 आपको अगर ध्यान है आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे ये C है
सी को ही अगर आप थोड़ा सा घुमा दें तो ये 6 नंबर बन जाता है। इस तरीके से भी आप देख सकते हैं कि सी मतलब 6 नंबर, और 6 का दुगना 12। तो कार्बन का हो गया हमारे पास में 12, और हाइड्रोजन का आपको पता है कि एक होता है, तो 4 हाइड्रोजन के कितने हुए, 1 × 4। यहाँ आपके पास में हो गया 12 + 4, यहाँ पे 16। सीधे की सीधे मैंने क्या कहा था कि सिर्फ गणितीय जैसे मैथमेटिकल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उसमें काम आती है केमिस्ट्री। साइंस आपको हल्की सी साइंस पता होनी चाहिए, और गणित से आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हो। CO2, CO2 कैसे, CO2 का मतलब है कार्बन और 2 ऑक्सीजन। कार्बन का आपको पता है क्या होता है कि 12, और ऑक्सीजन का आपको पता है क्या होता है 16। 8 दूनी 16, तो 16 कितनी है, 2 बार। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, कैसे, यहाँ पे अगर देखें तो CO2 का मतलब COO, 2 बार O है। इसका भी 16, इसका भी 16, चाहे आप इसको CO2 ही लिख ले, तो CO2 का मतलब हो गया 2 × 16, और दोनों को जोड़ दो तो 16 दूनी 32, 33 34 और 10 44। ये हो गया हमारे पास में CO2 का। इसी तरीके से हम देखेंगे NH3 का। NH3 का क्या होगा कि एक N और 3 बार H। N का क्या होता है आपको पता है, N का नंबर है 7। 7 नंबर मैंने बताया था, कार्बन का 6 नंबर है तो 6 दूनी 12। ऑक्सीजन का 8 नंबर है तो 8 दूनी 16, और नाइट्रोजन उनके बीच में कल नानी, इसका 7 मतलब 14, और हाइड्रोजन का 1, तो 1 × 3 यानी कि 3, तो 14 और 3 17। इस तरीके से आप इन सब के आप निकाल सकते हो। चाहो तो मैं यहाँ पे निकलवा के बता सकता हूँ, लेकिन आप चाहो तो आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे मैंने जो नहीं लिखे उनके आपको सॉल्यूशन आपके पास जो ब्लैंक स्पेस है उसके अंदर आपको लिखने हैं। साथ में इनके यहाँ पे नाम जो दिए हुए हैं, जो ये नाम दिए हुए हैं, ये नाम इसलिए दिए क्योंकि आपके पास में कई बार ऐसा होता है कि ये इस तरीके से लिखा हुआ नहीं आ करके, ये जैसे कि H2O लिखा नहीं आकर के जल लिखा हुआ आ जाए कि जल का द्रव्यमान निकालिए। अब जल अगर आपके पास लिखा हुआ आ गया तो आपको ये पता होना चाहिए कि जल का मतलब क्या है। जल मतलब H2O। आपके पास लिखा हुआ आ गया कि कार्बन डाइऑक्साइड, अब आपको कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब पता होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब होता है CO2। इतना सा अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। वैसे ज़्यादातर यही नाम आते हैं, फिर भी एक सहूलियत के लिए आप ये थोड़े बहुत नाम आप इनके याद कर सकते हैं जो आपको सीधे सीधे पता है। जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन, आपको पता है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो उससे आपको लग जाएगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोजन और क्लोरीन। अब यह मैग्नीशियम और एस सल्फर, मैग्नीशियम एस मतलब मैग्नीशियम सल्फाइड, इससे आपको पता लग जाएगा मैग्नीशियम सल्फाइड क्या है। इतने से नाम अगर आप इनके ध्यान से देख लेते हैं, आपके ये मेन मेन जो काम में आने वाले, ज़्यादातर काम में आने वाले नाम है वो सारे मैंने यहाँ पे बता दिए। इसके अलावा नाम तो बहुत सारे होते हैं, इनको बनाने का एक तरीका भी होता है, लेकिन उस तरीके को बनाने के लिए मुझे कम से कम यहाँ पे आपको 2 से 3 क्लास में वो चीज़ समझानी पड़ेगी कि किसकी अभिक्रिया कैसे करवाएंगे, तब किस किधर जा करके किसकी संयोजकता कितनी होती है, तब जा करके उनका नाम बनता है, जो आपके लिए बिल्कुल वेस्टेज है। अगर आप इस तरीके से इसको साइंस को पढ़ने लगेंगे यहाँ पे, तो आप सिर्फ साइंस ही पढ़ पाएंगे, बाकी सब्जेक्ट होंगे ही नहीं। ये छोटे बच्चों के लिए होता है कि किस तरीके से कौन सी चीज़ बन रही है, कौन सी अभिक्रिया है, कहाँ कैसे करवाई जा रही है। अभिक्रिया यहाँ आपको नहीं करनी है, आपको एग्जाम ओरिएंटेड फैक्चुअल क्वेश्चन सीधे करने, कैसे, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। जो लिमिटेड टाइम आपके पास बचा हुआ है उस लिमिटेड टाइम में आपको सीधे से ये, अगर आप इतना सा तो याद कर सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये है मेथेन, ये अमोनिया, ये कैल्शियम कार्बोनेट, ये सोडियम क्लोराइड। इतना सा तो आपको पता भी होगा कि नमक NaCl क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। नहीं पता तो आप इनको एक बार देखेंगे कि सोडियम क्लोराइड NaCl होता है, H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, और HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और मैग्नीशियम सल्फाइड। ये इतना सा भी आप देख लोगे, इतने से नाम, तो आपको ये चीज़ें सीधे के सीधे आपको बहुत आसानी से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। ये केवल इसलिए कि आपके पास में सीधा कभी एग्जाम में आ जाएगी कैल्शियम कार्बोनेट का आपको द्रव्यमान निकालिए, ये कैल्शियम कार्बोनेट में आप मोल ज्ञात कीजिए, कुछ भी आपके पास में क्वेश्चन आ जाए CaCO3 ब्रैकेट में नहीं लिख करके दे, तो आपको ये पता होना चाहिए। बाकी 90% ऐसा होता है कि ये नाम आपके पास में लिखे हुए आएंगे। उनको भी पता है कि सब बच्चे साइंस की नहीं है, यहाँ आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चे भी बैठते हैं, तो इसलिए वो ज़्यादातर ये नाम लिखे हुए देते हैं। अगर नहीं लिखे बाई चांस, तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक कदम आगे चलना पड़ेगा, नाम इनके देख लेने। केवल इतने से नाम निकालना नहीं है, बनाना नहीं है, आपको सिर्फ इनके नाम देख लेने कि ये मेथेन, ये जल, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये अमोनिया, इस तरीके से। ठीक है, जैसे मैं अब करता हूँ, जैसे NaCl, Na और Cl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम का क्या होता है, मैंने आपको अलग से बताया था कि सोडियम का आपको याद करना है कि सोडियम 11 नंबर है, उसका होता है 23। और क्लोराइड, क्लोरीन का भी अलग से याद करवाया था कि क्लोरीन का क्या है, 17 नंबर है, और यहाँ पे होता है हमारे पास में 35.5, ये अलग से होता है। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 58.5।
हाँ 58.5। इसी तरीके से मान लो एक बड़ा करके बताता हूँ कि H2SO4 का क्या होगा, कि जैसे कि H2SO4 इसका क्या होगा, दो हाइड्रोजन है तो 2 × 1 यहाँ पे कि 2 हो गया। फिर ये सल्फर, ये देखिए आप 16 नंबर पे, 16 नंबर पे सल्फर है, 16 दूनी 32। अब आपको मैंने कहा था ना कि सम संख्या जो है यहाँ पे देख लो आप 16, 14, 12, तो वो तो सर जस्ट डबल है। और विषम वाली कौन सी, सोडियम, एल्यूमिनियम, फास्फोरस, ये क्लोरीन का थोड़ा अलग है, ये आपको याद हो रही जाएगा। और बाकी पोटेशियम, इन सब का दुगने से एक ज़्यादा है। तो ये सारे आपको याद हो गए कि 11, 13, 15 और 19 इनका तो दुगने से एक ज़्यादा, बाकी सबका डबल। और एक ये आर्गन है, ये थोड़ा सा 40 हो जाता है। बस केवल ये दो ही हैं जो थोड़े अलग हैं, बाकी जो मैंने बताया कि सम संख्या तो जस्ट डबल और विषम संख्या डबल से एक ज़्यादा, 11 से लेकर 20 तक यही क्रम चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कैसे कि H2SO4 को हम देख रहे थे, दो हाइड्रोजन, सल्फर 16 दूनी 32। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का आपको पता है नंबर होता है क्रमांक 8, परमाणु क्रमांक 8 है और परमाणु भार है इसमें 16। तो 16 × 4, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, पैरों में 4 लग रहा है, मतलब 4 ऑक्सीजन। 16 दूनी 32, 16 × 48, 16 चौक 64, 64, 2 66, 2 68 और 3 98, 30 98। ये आपके पास में इसका हो गया H2SO4 का। इसी तरीके से मान लीजिए आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का करेंगे, तो एक हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35.5, सीधे से आपके पास आ जाएगा 36.5। फिर आप करेंगे मैग्नीशियम सल्फाइड का, तो मैग्नीशियम सल्फाइड वही आप देखेंगे यहाँ पे मैग्नीशियम, हाँ ये देखेंगे हम मैग्नीशियम सल्फाइड का। तो ये देखेंगे मैग्नीशियम वही सम संख्या 12, 12 दूनी 24, और सल्फाइड यानी कि सल्फर 16, 16 दूनी 32। तो ये हो जाएगा हमारे पास में मैग्नीशियम सल्फाइड का क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम सल्फाइड का हो जाएगा 24 + 32। इस तरीके से आप कर लेंगे। तो ये आपको सिर्फ समझाने के लिए था कि आपको अगर द्रव्यमान निकालना आ गया इनका, इनका आप सीधे सीधे अगर द्रव्यमान निकाल लेते हैं तो आपके पास में ये क्वेश्चन करना सिर्फ चुटकियों का 1 सेकंड का क्वेश्चन रहेगा। आप इसको बस द्रव्यमान निकालना आना चाहिए। कोई भी आपको तत्व या यौगिक मिश्रण कुछ भी दे दिया जाए, आपको यौगिक आ जाए, कुछ भी आ जाए, तत्व, अणु, परमाणु, जैसे आपके पास सिर्फ हाइड्रोजन आ जाए तो हाइड्रोजन का आपको पता है 1, या आपके पास ऑक्सीजन गैस आ जाए O2, O2 आ जाए, O2 का आपको पता है, O2 का मतलब हो गया 16 × 2, ऑक्सीजन का 16 होता है और 16 × 2 यानी कि 32। बस आपको द्रव्यमान निकालना आना चाहिए। और अब आप इसका द्रव्यमान निकालना सीख चुके तो चलते हैं हम आगे। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आप इसको अपनी कॉपी में जो अपने नोट्स है उसमें आप लिख करके रख लेना। ये सिर्फ समझने के लिए था कि ये आपको समझना है द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, इसका यूज आएगा आगे क्वेश्चंस में, इसके डायरेक्ट यूज आएंगे, सीधे सीधे H2O होगा या कार्बन डाइऑक्साइड होगा, जो भी होगा आपके पास में इसके सीधे सीधे यूज आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे क्या होगा, आपके पास में इतना टाइम बचेगा कि ये जो चीज़ जिसे मैं यहाँ लिखता फिर आपको बताता फिर आप उसको कॉपी में लिखते, कॉपी में लिख करके आप डबल 3 गुना जो टाइम वेस्ट करते, उसकी जगह आप सीधे सीधे आप नोट्स में इनको सीधे के सीधे लिख सकते हैं। चलते हैं आगे। आगे अब जैसे कि 2 नियम है इसमें। एक तो नियम क्या है कि रासायनिक संयोजन के जो 2 नियम है, पहला नियम तो है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अभी हमने जो सिद्धांत पढ़ा था उसमें भी हमारे पास में बीच में एक लाइन आई थी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बस उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इस नियम को बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जैसा कि इसका नाम है, नाम से यहाँ पे पता लग रहा है कि द्रव्यमान संरक्षण यानी कि क्या कहना चाहता है कि द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहता है, द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहता है, ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। तो इसको हम इस तरीके से देखेंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो उत्पन्न किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में उसको बदला जा सकता है। देखेंगे कैसे कि C+O2 ये कोई रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें कार्बन प्लस ऑक्सीजन को जोड़ा जा रहा है, तो C+O2 = CO2। तो कार्बन का आपको पता है कि द्रव्यमान कितना है, कार्बन का हमने देखा था 6 × 2 यानी कि 12, कार्बन का द्रव्यमान 12। और ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का 8 × 2 यानी 16, 16 और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 बार है तो 2 बार है इसलिए 16 × 2 ये 32, ऑक्सीजन का हो गया 32। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन को जब हम जोड़ेंगे 12 + 32 ये हो जाएगा 44। तो इस तरीके से जब इधर वाला जोड़ेंगे कि 12 + 32 ये भी हो जाएगा 44, और इधर जब यहाँ पे आपके पास CO2 बनेगा, CO2 को भी जब अलग से जोड़ेंगे तो इसके पास भी आएगा 44। तो इन दोनों का इधर भी 44 था इधर भी 44 था, यानी कि हमने न तो द्रव्यमान उत्पन्न किया न यहाँ पे अभिक्रिया के बाद में कुछ नष्ट हुआ, इधर और इधर दोनों तरफ द्रव्यमान हमेशा बराबर था। इसका मतलब क्या हुआ कि द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहता है।
ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम हुआ। इसके बाद में देखेंगे अगला नियम, दूसरा नियम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है ये, स्थिर अनुपात का नियम। चाहो तो आप इसको इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं क्योंकि इस पे आधारित 2-3 बार आपके पास क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं सीधे के सीधे। तो आप ध्यान से देखेंगे, नियम थ्योरेटिकल नहीं पूछे जा रहे। अब तक जो हमने देखा है वो थ्योरेटिकल पार्ट था, ये हमने क्वेश्चन करना सीख रहे थे। अब आएंगे उन क्वेश्चनों का उपयोग, उन क्वेश्चनों का उपयोग करके कि कैसे क्वेश्चन आपके पास पूछे जाते हैं। ये देखेंगे कि किसी भी यौगिक में तत्वों का अनुपात स्थिर होता है, अर्थात तत्व उनके भार के निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं। आप थ्योरी को भूल जाइए, आप तो ये समझ लीजिए कि स्थिर अनुपात का नियम ये कहता है कि अनुपात स्थिर रहता है। सिर्फ इसका नाम से समझ लीजिए कि स्थिर अनुपात का नियम बोलता है कि अनुपात हमेशा स्थिर रहेगा। कैसे अनुपात स्थिर ऐसे रहेगा कि आपके पास में मान लो एक बूंद जल है, एक बूंद जल है तो आप उसको लिखोगे H2O। मान लो आपके पास में 10 हो तो आप यहाँ पे 10 H2O लिख दोगे। मान लो 100 हो तो 100 H2O लिख दोगे, और 2 हो तो 2 H2O लिख दोगे। जो आप यहाँ आगे लगा रहे हो इसको चेंज करने के बाद में भी जो आपके पास में जल का जो अनुपात है, यहाँ H का 2 और ऑक्सीजन का 1, ये अनुपात हमेशा यही रह रहा है कि H2O हमेशा H2O ही रहेगा। यहाँ पे क्या, 2 तो हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ठीक है। परमाणु तो आपके पास में यही रहे, परमाणु अणु तो जो आपके पास रहते आ रहे थे वही रहे, ये चेंज नहीं हुए। चाहे आपने कितने भी इसको दे दिया, तो इसका नियम का मतलब ये हुआ कि ये अनुपात हमेशा जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर हम अनुपात निकाले तो यहाँ भी वही आएगा और यहाँ भी वही आएगा। तो अनुपात हमेशा स्थिर रहता है। देखेंगे कैसे, आपसे सीधे सीधे अगर अनुपात निकलवाया जाए तो वही मैथमेटिकल टर्म की तरह, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैथमेटिकल टर्म की तरह आपको सिर्फ अनुपात निकालना है। कैसे कि जैसे NH3 में आपको पूछा जाए कि स्थिर इनका अनुपात निकालिए, कि अनुपात कैसे निकालेंगे, तो ये NH3, ये कोई आपको दे दिया कि NH3। अब इसका अनुपात अगर आपको निकालना है तो आप इसमें जैसे N और H3 का अनुपात निकालना है। नाइट्रोजन का आपको पता है कि नाइट्रोजन का क्रमांक होता है आपके पास में 7, नाइट्रोजन का क्रमांक होता है 7 और इसका द्रव्यमान होता है 14, मतलब परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार, ये चीज 7 का होता है 14। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1 और परमाणु भार होता है 1, परमाणु भार या द्रव्यमान होता है इसका 1। तो इसलिए हम इसको अनुपात निकालेंगे कि नाइट्रोजन का तो क्या हो गया आपका 7 × 2, यानी कि नाइट्रोजन का आ गया 14, और हाइड्रोजन का क्या हुआ, एक हाइड्रोजन का 1, तो 3 हाइड्रोजन का 3 × 1। अब आप इसको आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 14 और 3 एकम 3, तो 14:3। अब ये अनुपात हमेशा 14:3 ही रहेगा। जो ये अमोनिया बना NH3 जो बना, NH3 में हमेशा अनुपात 14:3 रहेगा। यही अनुपात आपके पास आंसर है। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, सिर्फ आपको इनके द्रव्यमान पता होना चाहिए। द्रव्यमान पता होने से आप इनका अनुपात सीधे के सीधे निकाल सकते हैं। देखेंगे हम एक और क्वेश्चन कैसे। मान लीजिए आपके पास में है CO2, ये समझ लो आप CO2 है, या फिर ये देख लो H2O। तो H2O में यहाँ पे H2:O, इनका आपको अनुपात निकलवाया जाए। आपको सीधे सीधे बोले कि H2O में स्थिर अनुपात के नियम से अनुपात क्या है, अनुपात निकलवाया जाए तो यहाँ पे 2 तो हाइड्रोजन, तो 2 × 1, और ऑक्सीजन का आपको पता है, ऑक्सीजन का क्या होता है 16, तो 16 आपके पास में यहाँ पे 16। अब यहाँ 2 × 1 मतलब 2 और 16 का 16। आपको पता है 2 और 16 आपस में कट सकते हैं, किससे, 2 से। 2 से काटेंगे तो ये 2 से काटने पे ये आएगा 1, और ये 2 से काटेंगे तो ये आएगा आपके पास 8। तो ये अनुपात आपके पास हमेशा आएगा, बिल्कुल सरल अनुपात में हम इनको लिखेंगे, सरल अनुपात में आएगा 1:8। तो ये H2O का अनुपात क्या हो गया, 1:8। सीधे सीधे आपसे पूछा गया। अगला क्वेश्चन जैसे हम देखते हैं CO2, इसको बिल्कुल ध्यान से देखना है। सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे, सारे क्वेश्चन बिल्कुल, ये आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चन है। जैसे CO2 का आप करेंगे, मैं कर देता हूँ MgS का। MgS कैसे कि मैग्नीशियम अनुपात सल्फर। अब मैग्नीशियम 12 नंबर है, 12 नंबर का इसका द्रव्यमान होता है 24। आप जाकर के पीछे देख सकते हैं, आपके नोट्स आपके हाथ में ही, अब तो पीछे जाने की भी जरूरत नहीं है, पन्ना भी पलटने की जरूरत नहीं है, आपके जस्ट बगल वाला जो पन्ने में है उसमें देख सकते हैं। सल्फर का 16 × 2, तो 16 दूनी 32। अब इनको हम जब काटेंगे, मान लो 4 से इसको काटते हैं, तो 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, 4 × 7 = 28, 4 × 8 = 32। फिर हम इसको 2 से काटते हैं तो ये आ गया 3:4। ये इसका बिल्कुल सरल अनुपात हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप इसको करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको खुद करना है वो
इसको वीडियो को रोक करके खुद कर सकता है। बाकी इधर देखेंगे कि कार्बन और ऑक्सीजन का जब हम निकालेंगे तो C/O2, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, और 2 ऑक्सीजन है इसलिए 2 से गुणा, 2 × 16, तो ये हो गया 12 और 16 दूनी 32। अब हम इसको जब काटेंगे काटेंगे तो जैसे 4 से काटेंगे तो 4 × 12, 4 × 8 32, ये आ जाएगा आपके पास 3:8। ये हो गया आपके पास में सीधे सीधे इनके अनुपात, जो कि स्थिर अनुपात का नियम यही बोलता है कि तत्व उनके भार के निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं। तो निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं, ये डेफिनेशन आपको याद रहे या नहीं रहे, आपको यह अनुपात निकालना आना चाहिए कि NH3 का अनुपात क्या है, H2O का अनुपात कैसे निकाल रहे हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए क्या, कि द्रव्यमान संख्या क्या है। और द्रव्यमान संख्या इसीलिए मैंने आपको पहले बताया था कि द्रव्यमान संख्या याद होनी चाहिए। द्रव्यमान संख्या जब याद होगी जब आपको इसके परमाणु क्रमांक याद होंगे। परमाणु क्रमांक कैसे, वही ना मांगो आलू सीधा पूड़ी से चालू। ठीक है, आगे देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या है। ये क्वेश्चन आया फर्स्ट ग्रेड 2022 में। ज़्यादा पुरानी बात नहीं करूंगा, लास्ट ईयर जो वैकेंसी हुई है 2022, अभी जो लास्ट वैकेंसी हुई है 2022 में, उसमें आपके पास में ये क्वेश्चन पूछे गए। आपको लग रहा होगा कि ये क्या कचरा क्वेश्चन करवा रहे हैं, क्या अनुपात करवा रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपके पास में 2022 में, और न सिर्फ 2022 में, आप यहाँ देखो 2020 में भी इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो मैंने कहा था हम पढ़ेंगे सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम में जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और जिस तरीके के पूछे जा सकते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन आने की संभावना है वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे। बस आपको सिर्फ विश्वास रख के पढ़ते जाना है। मटेरियल हमारा एक नंबर है, आप किसी भी कोचिंग से या किसी भी इंस्टीट्यूट या किसी भी यूट्यूब चैनल कहीं से भी आप तुलना करके देख सकते हैं। जो तरीके से हम पढ़ा रहे हैं उस तरीके से अभी तक कहीं कोई तरीका नहीं मिलेगा, और आपको इस तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल आपको मिलेगा, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड की नोट्स, कि आप उसके साथ में लगातार आप देखेंगे मिनिमम कंटेंट के साथ में आपको सारी की सारी चीज़ अवेलेबल करवाई जाएगी। एकदम कम टाइम में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट होगा। तो यहाँ हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है। ये कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे आपको पता है कि कार्बन CO2, आपको बताया था भी CO2, तो कार्बन अनुपात ऑक्सीजन ये निकालना है। कार्बन का आपको पता है 12 होता है, और 2 × ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का आपको पता है 16 होता है। तो यहाँ 12 और यहाँ 16 दूनी 32। इतना सा आपको पता है कि कार्बन का 12 है और ऑक्सीजन का 16 है, तो ये क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत सामान्य सी बात है। वही 4 से काटेंगे, 4 × 12 और 4 × 8 32, तो ये 3:8। ये थोड़ा जल्दी इसलिए कर दिया क्योंकि ऐसे हम प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस की। ये क्वेश्चन पूछे गए आपके पास में फर्स्ट ग्रेड 2022 में। अब देख लीजिए इसी तरीके का एक और क्वेश्चन आपके पास में फर्स्ट ग्रेड 2020 में पूछा गया। वही क्या पूछा कि MgS मैग्नीशियम सल्फाइड, इनका अनुपात पूछा है। वही अगर आपको पता है कि मैग्नीशियम का द्रव्यमान क्या है और सल्फर का द्रव्यमान क्या है, तो आप सीधे से लिख सकते हैं। मैग्नीशियम का नंबर होता है 12, सल्फर का होता है 16, तो यहाँ पे 12 दूनी ये तो हो गया 24, और ये 16 दूनी 32। वही आप 4 से इसको काटेंगे, 4 × 6 = 24, 4 × 8 = 32, फिर 3 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 3:4। और ये आपके पास में फ्री का क्वेश्चन है। अगर आप इसको कर लेते हैं, इसका आपको द्रव्यमान पता था, तो आपके लिए कोई साइंस पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी, आपको सिर्फ द्रव्यमान पता था ना, तो आप इसका सीधे सीधे अनुपात निकाल सकते हैं। आपको हल्की सी बेसिक मैथ्स आनी चाहिए। और मैथ्स की अगर मैथ्स कैसे आएगी, आपको मैथ्स की क्लासेज पूरी करवा दी गई है। सिर्फ 20 क्लासेज में आपको एग्जाम ओरिएंटेड पूरा कंटेंट आपको यूट्यूब पे करवा दिया गया है। आप जाए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, PDF भी मिल जाएगी, यूट्यूब का लिंक मिल जाएगा। पूरी क्लासेज आपके पास अवेलेबल करवा दी गई है। अगर किसी ने मैथ्स नहीं देखी है तो वो जाके देख सकता है। यहाँ हमारे पास में आंसर आ जाएगा 3:4। मैथ्स हमारी कंप्लीट हो चुकी है, साइंस हमारे पास चल रही है, रीजनिंग और करंट की क्लासेज हमारे पास रेगुलर चलती जा रही है। दिसंबर करंट आपको करवा दी गई है, उसी तरीके से आपके पास में सारी करंट करवा दी जाएगी। और जल्दी यहाँ पे साइकोलॉजी की भी क्लासेज आपके लिए शुरू करवाई जा रही है, और इंग्लिश की भी नेक्स्ट मंथ यहाँ पे शुरू होगी। तो इसी तरीके से आज की क्लास हमारी इतनी सफिशियंट है। आप इनको पढ़ेंगे कैसे, दोबारा देखेंगे हमने आज क्या क्या देखा कि रसायन विज्ञान के जनक एंटोनी लेवोशियर, फिर उसके बाद में परमाणु के खोजकर्ता और परमाणु सिद्धांत किसने दिया, जॉन डाल्टन ने। परमाणु की डेफिनेशन आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने के लिए थी। और महर्षि कणाद की भी डेफिनेशन थी, जो ये बोलते हैं सूक्ष्मतम कण या अविभाज्य जो कण प्राप्त होता है। फिर उसके बाद में जॉन डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था, ये भी सिर्फ आपके समझने के लिए। ये आप इतना समझ गए, आपको याद क्या करना है, सिर्फ इतना से याद करना है। थोड़ी चीज़ आपको याद करते हुए चलनी है और थोड़ी चीज़ आपको समझते हुए चलनी है। जो याद करते हुए चलेंगे वो ट्रिक के साथ में
किसी भी शॉर्ट ट्रिक तरीके से आप याद करते हुए चलेंगे और वही चीज़ आपके काम आएगी एग्जाम में। वही आपको ये तत्व याद हो जाएंगे, हाई हील्स लिए बिना भी कल नानी और मामी फुल नाची। और दूसरा है कि ना मांगो आलू सीधा पूड़ी से चालू। 1 से 20 तक के आपको ये क्रमांक, अगर इसके परमाणु क्रमांक याद हो जाएंगे तो उससे परमाणु क्रमांक से आपको इसका परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान इसका जस्ट डबल या डबल से एक ज़्यादा जो भी होता है आपको याद हो जाएगा। हाइड्रोजन का याद रखना है 1, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन जस्ट डबल है। सोडियम का आपके पास में 13 है, 23 है, सोडियम का 23 है। उसके अलावा क्लोरीन का 35.5, ये एक स्पेशल है, इसको एक स्पेशली याद रखना है। बाकी सब आपको जस्ट याद हो जाएंगे। ये आपको याद है तो आपको ये आराम से द्रव्यमान निकालना आ जाएगा। और द्रव्यमान निकालना अगर आपको आ गया तो अनुपात निकालना भी आ जाएगा। और अनुपात के आपके पास में क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्थिर अनुपात के आपके पास में 2-3 बार क्वेश्चन पिछली बार आ चुके हैं, 2022 में, 20 में। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इस बार नहीं आएगा, हो सकता है सेम इसी तरीके से मान लो अगली बार NH3 का पूछ ले या H2SO4, ये कुछ किसी भी चीज़ का आपके पास में पूछा जा सकता है। स्थिर अनुपात के नियम पे आपके पास में क्वेश्चन सीधे के सीधे पुटअप हो रहे हैं। तो आज ये हमारी फर्स्ट क्लास थी। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कुछ भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती या कुछ भी आपको जो भी बोलना है आप कमेंट में बोलिए, मैं आपके सारे कमेंट देखता हूँ। आप कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में इसी तरीके से। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो हमें बताइए, आप कमेंट में लिखिए, ठीक है। मिलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।